औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जी केमिस्ट्री विद मोहसिन अली। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जी केमिस्ट्री सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 से। बेटा 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जी तीसरा लेक्चर। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल किए जाते हैं। बेटा पहले दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ा और फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा। बेटा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बेटा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जी। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म। मैं थोड़ा सा इससे पहले थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। बेटा देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं, हासिल किए जाते हैं। बेटा देखें एक अंदाजे के मुताबिक मिलियंस ईयर अगो, काफ़ी लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल जो थे वो ज़मीन के अंदर दब गए, क्योंकि ज़मीन के अंदर टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कन्वर्ट हो गए जी किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल कहते हैं ये प्लांट्स और एनिमल के नकूश, मतलब वो जब डेड हो गए तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, उसके बाद आर फॉर्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। दिस इंक्लूड, सबसे इंपॉर्टेंट है जी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 सोर्सेज हैं जो कि है जी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही क्या है जी, मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेटा 1 बाय 1 इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में बताया गया है, क्या है जी, कोल। कोल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोल इज अ मिनरल डिपॉजिट कंटेनिंग कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं क्या कहता है। कोल जो है वो मिनरल से भरा हुआ, कंटेनिंग कंबस्टिबल, जिसके अंदर क्या मौजूद है, कंबस्टिबल, जलने वाला सब्सटेंस मौजूद है, और एंड इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। ये किसका बना होता है जी, सॉलिड फॉसिल फ्यूल का बना होता है। क्लियर हो गई। आगे आ जाते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है। भाई देखें, कोल इन नेचर वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्री बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। बेटा वो मैंने कहा था ना अभी कि प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो जब ज़मीन के अंदर दफन हो गए तो उनके ऊपर ज़मीन की मट्टी की लेयर चढ़ती गई, ठीक है। अर्थ क्रस्ट कहते हैं ज़मीन के नीचे। तो ज़मीन के नीचे तो टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है। बेटा आप ज़मीन खोदते जाएं ना, वहाँ से टेम्परेचर और प्रेशर आपको पता लगता जाएगा कि यहाँ पे ज़मीन जो नीचे है वो गर्म होती जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है हाई होता है। Coal in nature was formed from the remains of tree buried inside the earth crust some 500 millions ago. 500 million ago, due to bacterial reaction and chemical reaction on wood, it got converted into peat. बेटा वो प्लांट्स और एनिमल जो थे वो जब ज़मीन के अंदर दब गए तो उसके ऊपर जी हुआ क्या जी, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि ज़मीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जो वुड थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर भाई, पीट के अंदर। बेटा देखें अब वुड से पीट में आएगी। ये अब पीट क्या है, इसके अंदर मौजूद होती है जी कार्बन की परसेंटेज मौजूद होती है, होती बहुत कम है लेकिन कार्बन की परसेंटेज मौजूद होती है जी। देखें वुड जो है सबसे पहले ये जो क्या है जी, डेड प्लांट एंड ट्री है, बैक्टीरियल एक्शन हुआ इसके ऊपर एंड केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई भाई, पीट के अंदर। इसके अंदर मौजूद होते हैं जी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, पीट के अंदर सबसे कम मिकदार में कार्बन की परसेंटेज मौजूद होती है। बेटा जैसे पीट में कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर तो मज़ीद क्या है जी, हाई है, प्रेशर भी हाई है। उसके बाद किस में कन्वर्ट होती है, लिग्नाइट। लिग्नाइट में पीट की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद होती है। उसके बाद फिर प्रेशर ज़्यादा है तो किस में कन्वर्ट हो गई है भाई, बिटुमिनस कोल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद मज़ीद जो है ये प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गई है भाई, एंथ्रासाइड के अंदर। बेटा ये जो प्रोसेस है ये 500 मिलियन ईयर तक चलता रहता है, ठीक है।
देखें, अब ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताएं सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में होती है, तो बेटा बताएं किसके अंदर होती है। पीट के अंदर सबसे कम होती है, लिग्नाइड में उससे ज्यादा, बिटुमिनस कोल में उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा किस में होती है भाई, एंथ्रासाइड के अंदर होती है। बेटा क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट बना लें, फिर आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब कोल के नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है जी यूज ऑफ कोल, कि कोल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोल इज अ इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल। अभी हमने पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालेंगे कैसे, एक टेक्निक है हमारे पास जिसका नाम है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वो आगे हम चल के पढ़ते हैं। एंड बिकम अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी हमें पता हो गया। एंड सब्जेक्टेड टू दी कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वहाँ से कैसे इनको निकाला जाता है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोल से, जिस टेक्निक का नाम है वो है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन। पाकिस्तान के अंदर कहता है जी 184 बिलियन टन तक कोल के ज़खायर मौजूद हैं। ये जियोलॉजिकल सर्वे किया गया जिसके अंदर बताया गया कि 184 बिलियन टन तक कोल के ज़खायर मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को काफ़ी मिकदार में कोल अता किए, जिसका 80% कोल जो है वो किसके अंदर यूज़ हो जाता है जी, ब्रेक्स इन लाइम किलन, भट्ठे में जो ईंटें पक रही होती हैं उसके अंदर भट्टी में इस्तेमाल होता है जी कोल। किस के लिए जी, ईंटें पकाने के लिए। बाकी जो है वो किस में इस्तेमाल हो जाता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अब आ जाती हैं भाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है या फिर कार्बोनाइजेशन क्या है। भाई देखें, कोल जब हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको ऐसे तो नहीं यूज़ करेंगे, उसकी करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है भाई, उसको हीट करेंगे 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो वो कन्वर्ट कोल जो है आगे कन्वर्ट हो जाएगा कोक में, कोल तार में और कोल गैस के अंदर। When coal is heated at a high temperature, ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे। कितना टेम्परेचर है जी, 500 से 1000 इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, एयर प्रेजेंट नहीं होगी। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर क्या एयर जो है वो एब्सेंस होती है या फिर प्रेजेंस होती है, तो क्या है जी, एब्सेंस होती है। इट कन्वर्ट इनटू कोक, कोक में कन्वर्ट हो जाता है, कोल तार में और कोल गैस में। ये आगे मजीद कार्बन की फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। देखें, इसको एक रिएक्शन की मदद से भी लिखा है। कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड किस में अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोक में, कोल तार में और कोल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसके अंदर मौजूद है भाई, कोल तार के अंदर मौजूद है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे। ये जैसे जिसके अंदर बेंजीन रिंग हो उसको कहते हैं जी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये अभी यहीं तक याद कर लेना है। लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेटेड बाय, इनको कैसे वहां से निकालते हैं कोल तार से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है कि किसी भी कंपोनेंट को वहाँ से अलहदा किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम आगे भी मजीद पढ़ेंगे। तो किसके अंदर प्रेजेंट है भाई सबसे ज़्यादा मिकदार में एरोमेटिक कंपाउंड को, तो कोल तार के अंदर मौजूद है, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स का दूसरा मेन पॉइंट, जो कि है जी नेचुरल गैस। पहला तक क्या था भाई, कोल, जिसको हमने ब्रीफली स्टडी कर लिया। नेचुरल गैस क्या है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है बेटा ये गैस है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो होगा, बहुत कम होगा, रूम टेम्परेचर से भी कम होगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के एलिमेंट मौजूद होते हैं। विच कंपोज ऑफ मीथेन, मीथेन फार्मूला क्या होता है जी, CH4 इज कॉल्ड नेचुरल गैस। कि नेचुरल गैस का मेन जो सोर्स है वो क्या है जी, मीथेन गैस है, जिसका फार्मूला क्या है जी, CH4। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका एक गैसियस मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, लो होता है। हाइड्रोकार्बन विच कंपोज, जो मुश्तमिल होता है किस पे भी,
मीथेन इज कॉल्ड नेचुरल गैस, उसको क्या कहते हैं भाई, नेचुरल गैस। पाकिस्तान के अंदर इसको सुई गैस कहा जाता है। बेटा बाहर के कंट्री में सुई गैस इसको नहीं कहा जाता, बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि सुई गैस भी कोई गैस होती है। पाकिस्तान के अंदर इसको सुई गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुई के मकान से निकाली जाती है। अब आ जाते हैं भाई इसकी कंपोजिशन पे। मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, जो कि किससे मिलकर बनती है भाई, CH4 मीथेन गैस है, इसके अंदर बड़ी तादाद में मौजूद होती है। अदर बाकी भी होती हैं, ईथेन, इसका फार्मूला क्या है जी, मैं फार्मूले के साथ बता देता हूँ, C2H6, और प्रोपेन है C3H8, और ब्यूटेन है C4H10। तो ये भी इसमें मौजूद होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है भाई, CH4 मौजूद होती है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी होती हैं, और उसके बाद बाकी भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हीलियम भी मौजूद होती हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बेटा इसकी फॉर्मेशन भी कोल की तरह होती है। इट इज़ आल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोजिशन होती है तो क्या बनती है भाई, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, बेटा हम सबको पता है, हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है, हमारी इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र, सीमेंट इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब घरों में इस्तेमाल होती है बतौर ईंधन के तौर पर। नेचुरल गैस इज़ अ इम्पोर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इसको एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर पावर जनरेशन के अंदर इसको, एंड इन सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र, सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। फ्यूल एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब हमारे घरों के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे पेट्रोलियम पे चलें जी। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट मेन पॉइंट पे, जिसका नाम है जी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होती है? मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम। भाई मिनरल ऑयल को आप रिफाइन करें, छाने, साफ करें। रिफाइन मतलब होता है जी साफ करना, छानना, क्या बन जाता है? पेट्रोलियम बन जाता है। मिनरल ऑयल किसे कहते हैं? मादनियाती ऑयल, ठीक है। इसको रिफाइन करें, साफ करें, क्या बन जाता है भाई? पेट्रोलियम बन जाता है। अब इसकी पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है पेट्रोलियम की। इट इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म बाय द स्लो केमिकल and biochemical decomposition of remains organic matter found between the sedimentary rocks। कि ये कैसे बनता है भाई? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी मदद से हमें क्या मिल जाता है? पेट्रोलियम मिल जाता है। क्लियर हो गया? मैं बात को रिपीट करता हूं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बायोकेमिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी मदद से हमें क्या मिल जाता है? पेट्रोलियम मिल जाता है। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। भाई सेडिमेंट्स कहते हैं ऐसे मटेरियल जो पानी की तह में बैठ जाएं। ये अगर पानी है तो इसकी तह में, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और रॉक्स किसे कहते हैं? चट्टान को। ऐसी चट्टान जो पानी के नीचे बैठ जाए सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। उन चट्टानों के अंदर क्या मौजूद होते हैं भाई? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कि किस स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसको निकाला जाता है उन सेडिमेंट्री रॉक्स से तो एक ब्लैकिश किस्म का लिक्विड नजर आता है, जिसको आप क्या कहते हैं भाई? क्रूड ऑयल कहते हैं। उस क्रूड ऑयल को मजीद आप रिफाइनरी में लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की कार्बन की फ्रैक्शन आपको मिल जाती है। आगे टेबल पढ़ लेते हैं। When it extracted from rocks, जब इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स से, from rocks it appear like a liquid of blackish color known as crude oil। वो जो ब्लैकिश किस्म का लिक्विड नजर आता है उसको क्या कहते हैं भाई? क्रूड ऑयल कहते हैं। इट इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। फिर आप जो इसको रिफाइन करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है? डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन मिल जाती हैं। बेटा क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि इसका टेबल भी पढ़ लेते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं भाई पेट्रोलियम को जब आप रिफाइनरी के अंदर लेकर जाते हैं और उसकी क्या कराते हैं जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो हमें कौन कौन सी फ्रैक्शन हासिल होती है। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से कंपोनेंट को सेपरेट किया जाए। तो हमें कौन कौन सी फ्रैक्शन मिलती हैं ज़रा पढ़ लेते हैं। बेटा सबसे पहले जो मिलती है पेट्रोलियम से नेचुरल गैस भी मिलती है हमको, जिसके अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, लेस देन 20 डिग्री सेंट, ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बताए गए। और नेचुरल गैस के अंदर हमने पीछे भी अभी पढ़ा है कि उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज मीथेन टू कन्वर्ट होती है जी, किसके अंदर ब्यूटेन सबसे ज़्यादा जो होती है वो मीथेन की होती है। ठीक है, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक मौजूद होता है। यूज क्या है जी, फ्यूल के तौर पर और पेट्रोकेमिकल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी फ्रैक्शन जो मिलती है वो है जी पेट्रोलियम ईथर। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और उसमें कार्बन की जो तादाद है वो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 तक मौजूद होती है और इसको एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नेफ्था। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी 60 to 100 और इसके अंदर कार्बन की तादाद होती है भाई कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 7 तक और एज अ सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज होता है और एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं भाई गैसोलीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 है, 40 से 220 तक है और इसमें कार्बन की कंपोजिशन जो होती है वो है जी कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 13 तक मोस्टली होती है या फिर कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 8 तक भी होती है। इसको किसके जरिए यूज़ किया जाता है भाई, इसको मोटर फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं भाई कैरोसिन। कैरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 175 to 325 इसका बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें कार्बन मौजूद होती है कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 14। बेटा ये सारी जो है वो क्या है जी अल्केन है। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे। और ये किस के तौर पर ये इस्तेमाल होती है भाई, हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद भाई गैस ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 275 है। इसमें कार्बन की तादाद कार्बन नंबर 12 होती है, कार्बन नंबर 12 इसमें मौजूद होती है, कार्बन नंबर 18 मौजूद होती है और इसमें जो इस्तेमाल है इसका एज अ डीजल के तौर पर और एज अ हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, ये अब जब बेटा ये कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो बेटा लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखें लिक्विड ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया, देखें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया तो इसका क्या मतलब है, लिक्विड से कन्वर्ट होता जा रहा है किसके अंदर भाई, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। तो देखें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। गैस ऑयल का कितना है, ये हो गया। लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग एंड ग्रीस, ये हैं जी विस्कस लिक्विड। देखें भाई ये ग्रीस नहीं होती या एक जेली टाइप लिक्विड उसको कहते हैं। इसके अंदर जो कार्बन की कंपोजिशन है वो ग्रेटर देन 18 है और एज अ लुब्रिकेंट्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाएं तो एक साइड पे लिखा होता है लुब्रिकेंट्स, वहाँ पे मोबिलाइल पड़े होते हैं, ठीक है, या ग्रीस पड़ी होती है। उसके बाद है जी पैराफिन। अब बेटा इसका देखें ये फुली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया गया कि मतलब ये जो पैराफिन है ये मेल्ट होती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 to 60 पे। इसके अंदर कार्बन की तादाद जो होती है वो 23 होती है और से लेकर 29 तक मौजूद होती है और ये भी वैक्स प्रोडक्ट होती है। एस्फाल्ट, ये क्या है जी, सॉलिड है। ये जो बाकी जो बच जाती हैं 29 से ऊपर वाली ये सारी क्या है जी रेजिड्यू है और इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेटा मिलते हैं अपनी नई वीडियो तक, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।